नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा सेक्शनल टेस्ट था उसके 101 से 150 नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। और इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर न सिर्फ आप 50 अच्छे क्वेश्चन कर रहे होंगे, बल्कि डिस्कशन के थ्रू और भी 100-150 काम के आपको फैक्ट पता चलेंगे और इनमें से 2-4 फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारे लोगों को पता होगा। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बाबू कुंवर सिंह। और बाबू कुंवर सिंह का नाम अगर एग्जाम में न दे रखा हो कभी और उनके भाई अमर सिंह साहब का ही नाम दे रखा हो तो उसको भी हम सही मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोलता है कि 4 दिए गए ऑप्शंस में से सबसे सुटेबल ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए कुंवर सिंह साहब का नाम न दे रखा हो, उनके भाई अमर सिंह का नाम दिया हो। और अमर सिंह के बारे में एक और फैक्ट जानेंगे कि कुंवर सिंह के मरने के बाद जगदीशपुर में अंग्रेजों से लड़ने का मोर्चा संभालने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो अमर सिंह थे, और उन्होंने छापामार पद्धति के द्वारा 2-3 सालों तक अंग्रेजों से लोहा लिया। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन से व्यक्ति थे? तो नाना साहेब या तात्या टोपे, तो ये तो कानपुर में थे। राइट आंसर होगा इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली साहेब लीड कर रहे थे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली कौन सी महिला थी? तो ये अवध की बेगम थी, जिनका नाम था हजरत महल। ये अपने बेटे बिजलिस कद्र को राजा डिक्लेयर करती हैं। नवाब वाजिद अली शाह के शासन को अंग्रेजों ने अवध में शासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिला दिया था। इस चीज को उनकी बेगम एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बेगम हजरत महल। और अंतोगत्वा इनका क्या हुआ था आंदोलन खत्म होने के बाद 1857 का? ये आपको नाना साहेब के साथ मिल करके नेपाल भाग गई थी और वहां पर आपको ये छुप गई थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को किसने हराया था? तो तात्या टोपे थे या टोंक के नवाब वजीर खान थे। ये जगह भी चूंकि जयपुर दे जोधपुर दे रखा है तो दैट मीन्स की बात हो रही है राजस्थान की। कभी कभी ऐसे पिक्यूलियर क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो तात्या टोपे साहब नहीं थे, और जोधपुर की संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेना को हराने वाले व्यक्ति थे। वहीं पर एक छोटी सी रियासत पड़ती थी आउवा की, वहां के ठाकुर कुशल सिंह हराते हैं आपको संयुक्त सेनाओं को। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कम से कम आपको संभलपुर में सुरेंद्र शाही साहब का नाम या शाही साहब का नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। और फिर इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो लखनऊ में अभी हम लोगों ने बात किया कि लखनऊ में कौन से थी, तो बेगम हजरत महल थी, न कि लियाकत अली थे। ये इलाहाबाद के आसपास ऑपरेट करते थे। ठीक है। फिर भी क्वेश्चन को देखने का फायदा क्या होता है कि इस नाम को कम से कम आप जरूर जानिए, संभलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही साहब लीड करते थे। इवन कश्मीर के गुलाब सिंह साहब का नाम भी आप मार्क कर सकते हैं। कश्मीर में भी एक आंशिक विद्रोह हुआ था और उसको लीड करने वाले गुलाब सिंह थे। फिर लिस्ट ए में 4 जगहों के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में लीडर्स के नाम दिए गए हैं जिन्होंने उन जगहों पर आंदोलन को लीड किया है। तो झांसी तो सबको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जिनको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ आपको बेगम हजरत महल हो गई। इसका मतलब आपको आंसर में ढूंढना है 4 और उसको फॉलो करता हुआ 3, जो कि आपको ए में है। लेकिन आपको कानपुर भी पता होना चाहिए और फैजाबाद भी पता होना चाहिए। फैजाबाद में लीड करने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह थे और इनके ऊपर अंग्रेजों ने इनको पकड़वाने के लिए एक बड़ा इनाम रख रखा था। हाउएवर ये भी जानेंगे कि ये मूलतया मद्रास के रहने वाले थे। 1857, the first freedom struggle of 1857 failed because there was lack of unity of purpose in Indian sepoys. भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता का अभाव था। कोई एक उद्देश्य लेकर के वो नहीं चल रहे थे। कुछ लोग डाकघर अधिनियम के कारण परेशान थे, कुछ लोग अवध राज्य के हड़पे जाने के कारण परेशान थे। ठीक है, तो स्थानीय कारण थे, कोई उद्देश्य में आपको एकता नहीं थी।
ठीक है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपको सही होगा। लेकिन थोड़ा ठहरेंगे, देखेंगे कि और भी स्टेटमेंट क्या सही हैं या नहीं। आमतौर पर देसी राजा अंग्रेजों का समर्थन करते थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह या लक्ष्मी बाई जो हैं, ऐसे कुछ राजाओं ने आपको आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, लेकिन 85 to 88% इस पूरे इलाके के बड़े जमींदार या राजा अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बने हुए थे। उस समय भारत पर रूल करने वाले अंग्रेज कैनिंग का एक स्टेटमेंट है कि अगर देसी राजा नहीं रहते ना, तो हमारा यहाँ से बोरिया बिस्तर कब का सिमट जाता, और इन लोगों ने तरंग अवरोधक काम किया था। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। और ब्रिटिश सेना भारतीयों की तुलना में बेहतर सुसज्जित और संगठित तो थे ही, राइट। तो अगर तीनों स्टेटमेंट सही है तो फिर राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो ये सबको पता होगा कि एओ ह्यूम साहब थे, जो कि एक आपको असैनिक सेवा में ब्रिटिशों के लिए काम करते थे। और साथ साथ में एक और फैक्ट जानेंगे, इन्हीं को सचिव भी बनाया गया था आपको कांग्रेस का। ये अपने समय के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी भी थे। हो सकता है एग्जाम में 4-5 बड़े प्रोमिनेंट नामों को आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा व्यक्ति पक्षी विज्ञान के प्रति विशिष्ट रुचि रखता था, तो एओ ह्यूम साहब थे। और एक अंग्रेज के द्वारा, एक यूरोपीय के द्वारा चूंकि आपको कांग्रेस की स्थापना करवाई गई थी, इसीलिए भारतीय कुछ नेताओं ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी को आपको प्रोपाउंड किया, उसको बताया कि ये भी कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेजों के द्वारा की गई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही थी। उन्होंने भारतीयों में जो असंतोष रूपी वाष्प जनरेट हो रहा है उसको कम करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व दिया, और वो था आपको कांग्रेस, राइट। तो राइट आंसर फिर आपको बी हो जाएगा। सही स्टेटमेंट आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू थी? नहीं, दूसरी आपको सरोजनी नायडू थी 1925 में। पहली कौन सी थी? तो 1917 में एनी बेसेंट आपको पहली महिला अध्यक्षा थी। और दूसरा फैक्ट जानेंगे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी साहब थे, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनके बेटे अब्बास तैयब जी ने भी गांधी जी के साथ आपको आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सही पूछ रहा है, तो चूंकि पहली नहीं बल्कि दूसरी सरोजनी नायडू थी, तो दैट मीन्स कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ। तो फिर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी फैक्चुअल चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि पहले मुस्लिम, दूसरे मुस्लिम, पहले हिंदू कौन से थे, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा आप केयरफुली करेंगे। कभी कभी इन स्टेटमेंट्स में ही गलत चीज छुपी हुई होती है। Which one of the following statement is not correct about Dada Bhai Nauroji? He wrote a book Poverty in and British Rule in India. ठीक स्टेटमेंट है, इनकी लिखी हुई पुस्तक है ये। इन्होंने प्रोफेसर ऑफ गुजराती के तौर पर काम किया है इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ये भी स्टेटमेंट सही है। He led the foundation of the women's education in Bombay. महिलाओं की शिक्षा के लिए बॉम्बे में इन्होंने क्या काम किया था, तो ये भी किया हुआ था। चौथा स्टेटमेंट, he was elected as a member of the British Parliament on the ticket of the Conservative Party. कंजर्वेटिव पार्टी के चिन्ह पर ये नहीं जीते थे 1892 में, ये लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। और आपसे पूछा ही है कि नॉट करेक्ट, दैट मीन्स कि नॉट करेक्ट आपका स्टेटमेंट डी होगा। बाल गंगाधर तिलक एक सांप्रदायिक व्यक्ति थे। भारतीय इतिहास में बाल गंगाधर तिलक संभवतः महात्मा गांधी से भी महान रहे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सांप्रदायिक कहना इज नॉट गुड, ठीक है। और आपको पता ही होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर ए ही गलत है तो सीधे से आंसर उसका डी हो जाता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। अगला देखिए, धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने शिवाजी महोत्सव या गणेश महोत्सव की शुरुआत करवाई महाराष्ट्र में। आज के समय में देखेंगे कि ये दोनों उत्सव, खासतौर से गणेश महोत्सव, पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है और
इन्होंने धार्मिक अस्मिता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। जैसे इनका कहना था कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के सामने सीना ठोक करके खड़े हुए, एक विदेशी आक्रांता के खिलाफ लड़े हैं, ठीक वैसे ही अगर हम लोग शिवाजी महोत्सव अपने यहाँ मनाएंगे, शिवाजी जैसे महान चरित्रवान आदमी के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे, तो सने सने हम लोग भी उनके जैसा होंगे और फिर हम लोग भी अंग्रेजों को मार करके भगा देंगे। However, सांप्रदायिक कहना उनको is not an appropriate thing, and this is the exact reason that right answer would be your D. निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने महात्मा गांधी के आगमन के पहले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया था? अब अंग्रेजों ने व्हाइट मैन सुप्रीमेसी थ्योरी दे रखी थी। उनका मानना था कि व्हाइट मैन हर मामले में, जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, हम काले इंडियंस के मुकाबले सुपीरियर हैं। हाउएवर, एक अफ्रीकन कंट्री के साथ इटली युद्ध करता है, उसमें ये लोग हार जाते हैं, तो ये भी आपका दावा क्या हुआ, झूठा साबित हुआ। ठीक है, ईयर भी इसका याद रख सकते हैं चाहें तो, 1892। चीन में बॉक्सर आंदोलन में भी इनकी हार होती है। आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया जाता है और वो लोग भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं यूनाइटेड किंगडम से, राइट। और वहीं रूस जापानी युद्ध में जापान की विजय हो जाती है। आप सोच करके देखिए, रूस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से या नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से इनरिच्ड कंट्री है, उसको जापान जैसा एक छोटा सा एशियन कंट्री अगर हरा देता है, और रूस का आप लोगों को पता ही है कि जो भी निवास योग्य क्षेत्र है वो मोस्टली आपको यूरोप का पार्ट है, और जो साइबेरियाई क्षेत्र है जहां बहुत कम लोगों का अधिवास होता है वही केवल एशिया में आता है। तो अगर जापान जैसा एक छोटा पिद्दी सा देश अगर रूस जैसे टाइकून को हरा देता है, तो दैट मीन्स उससे भी हम भारतीयों को इंस्पायर्ड होना चाहिए। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि कहां कहां से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया। तो वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द 4 इन्सिडेंसेस, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट द राइट आंसर वुड बी आंसर डी, विच कंक्लूड्स ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू किया गया? चूंकि बंगाल को ही अंग्रेजों ने सबसे पहली बार कॉन्कर किया। दे कॉन्कर्ड बंगाल फर्स्ट एंड विद द एनरिच्ड रिसोर्सेज ऑफ वेस्ट बंगाल दे फर्दर कॉन्कर्ड रेस्ट ऑफ द इंडिया। बंगाल को जीत करके उसके नेचुरल रिसोर्सेज के सहारे उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया, और बंगाल को उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पावर हाउस गिना जाता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसे जितने भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो वहां से आपको आते थे। तो बंगाल की यूनिटी को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए बोला कि बंगाल एक बहुत बड़ा सा प्रदेश है, इसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। बट वास्तव में इनका जो हिडन अल्टीरियर मोटिव था, अंग्रेजी में एक शब्द होता है अल्टीरियर मोटिव, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका छिपा हुआ मकसद। तो छिपा हुआ मकसद क्या था? तो बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। इसके खिलाफ बंगाल की जनता आपको प्रोटेस्ट करती है, एंड इट ऑल स्टार्टेड ऑन 7th of August 1905। दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी बी। 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, जिनको कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होने का भी सौभाग्य या दर्जा प्राप्त है। पिछली शताब्दी के पहले दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था? ठीक है, कर्जन designed to reduce the area of the local self-government, Curzon's attempt to control the universities, Curzon's partition of Bengal, or Curzon's plan to control the growing popularity of the Indian National Congress। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कर्जन का पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्लान, कर्जन का बंगाल विभाजन। ठीक है, इसी के चूंकि 1905 में किया गया, उसी के विरोध में क्या किया गया है, और कांग्रेस 1905 में ये विभाजन किया गया। कांग्रेस का सेशन साल के अंतिम 2 महीनों में होता था, नवंबर दिसंबर में होता था, राइट। 1905 के बनारस आपको अधिवेशन के दौरान ही स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है, और वही स्वदेशी और बहिष्कार यहाँ पर कीवर्ड है। तो दैट मीन्स ये दोनों किस चीज के अगेंस्ट पास किया गया था? तो पास किया गया था ये कर्जन के बंगाल विभाजन के अगेंस्ट।
कि ठीक है, तुम अंग्रेजों ने क्या किया है ना कि हम देशवासियों को ही अपनी चीजें बेच करके तुम क्या कर रहे हो, हम ही से पैसा कमा करके हम ही को डोमिनेट कर रहे हो, तो तुम्हारी चीजें हम खरीदेंगे ही नहीं, बहिष्कार करेंगे उनका। उनका बहिष्कार करने के बिहाफ पर क्या होगा कि वो पैसा हम लोग भारतीयों के पास ही रहेगा, फिर उससे हम स्वदेशी चीजों का विकास करेंगे और तुम्हारा फिर यहां पर बेड़ा गर्क करेंगे। किस सत्र के लिए कांग्रेस ने पहली अपनी महिला अध्यक्षा चुनी है? तो ये एनी बेसेंट थी। 1917 था और ये कलकत्ता सत्र था। दूसरी कौन सी थी? तो सरोजनी नायडू थी, 1925 कानपुर अधिवेशन। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1925 के पहले 1924 का एक अधिवेशन होता है और उसमें महात्मा गांधी, ये इकलौता कांग्रेस का ऐसा सेशन है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। एक गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एक सत्र में भाग लिया। वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशंस। आइडेंटिफाई द गवर्नर जनरल एंड प्लेस वेयर द सेशन वाज हेल्ड। याद रखेंगे कि वेलिंगटन एकलौता ऐसा गवर्नर जनरल था जो 1915 के बॉम्बे अधिवेशन में पार्टिसिपेट करता है। और इवन इस सत्र के आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है, जो कि एसपी सिन्हा साहब थे, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। राइट आंसर वुड बी बी। निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनकी बैठकों से सुमेलित करना है आपको। दादा भाई नौरोजी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके दूसरे जो है सो कि आपको अध्यक्ष थे। दैट मीन्स कहानी आपको कहां से शुरू होगी? तो 4 से शुरू होगी। उसके अगले साल कौन से व्यक्ति अध्यक्ष बनते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं, मद्रास में। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात किया था। तो दैट मीन्स आपको आंसर में किस चीज को ढूंढना है? 4 और उसको फॉलो करते हुए 1। ठीक है, तो फिर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे कि लेट से कि इन दो चीजों के सहारे ही आपने एलिमिनेट कर लिया कि ठीक है आंसर सी है, लेकिन क्वेश्चन लगाने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हो सकता है अगली बार वो आपसे बंबई या इलाहाबाद अधिवेशन के बारे में भी पूछेंगे। तो 4-1 के बाद 3-2, दैट मीन्स जॉर्ज यूल साहेब जो है वो आपको इलाहाबाद सत्र में अध्यक्ष थे। इसको 86 की जगह आप क्या कर लेंगे ना, 88 कर लेंगे। पार्डन अस, इट्स आवर मिस्टेक। एक प्रिंटिंग छोटा सा मिस्टेक है, उसको एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे। और फिर विलियम वेंडर बॉन्ड साहब को बंबई से एसोसिएट कर देंगे। राजा प्रजा के लिए बनी हुई है, प्रजा राजा के लिए नहीं बनी है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य दिया था? एक ऐसा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अधिनायक था जिसका मानना था कि ठीक है अंग्रेज इंडिया में रूल भी कर रहे हैं ना, तो हम ही से टैक्स वैक्स ले रहे हैं, तो उनका भी अल्टीमेटली जो एम होना चाहिए वो पब्लिक वेलफेयर ही होना चाहिए। और पब्लिक वेलफेयर एज सच उस एक्सटेंट तक होना चाहिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं कि हमसे पैसा वैसा ले रहे हैं और उसी पैसे को लेकर के आपको क्या करना चाहिए, हमारे बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। ऐसा सोचने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी साहब थे और तभी इन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी है कि कहां तो राजा को प्रजा को सर्व करना चाहिए, यहां हमारा ऐसा राजा है कि हम ही को लूट करके विदेशों में धन संग्रह कर रहा है। ठीक है, किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप आपको उदारवादी और चरमपंथियों का उदय हुआ? 2 धड़े बट जाते हैं कांग्रेस के, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक साहेब और विपिन चंद्र पाल। और वहीं दूसरी तरफ मॉडरेट्स थे जो केवल छोटे मोटे डिमांड्स रखते थे अंग्रेजों के सामने। तो स्वदेशी आंदोलन की जब बात आती है ना, तो उदारवादी चाहते थे कि ठीक है बंगाल का विभाजन हुआ है ना, तो इस आंदोलन को केवल हम लोगों को बंगाल प्रांत तक सीमित रखना है। और वहीं जो चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट थे, तिलक साहेब जैसे लोग थे, उनका कहना था नहीं, बंगाल की अस्मिता पर हमला केवल बंगाली अस्मिता पर हमला नहीं है, बल्कि ऐसा देखा जाए तो ये देश की अस्मिता पर भी हमला है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इस पूरे आंदोलन को हम लोगों को
पूरे भारतवर्ष में फैलाने की जरूरत है। इस चीज को लेकर के इवन कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो राइट आंसर इसका फिर क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। चरमपंथी चाहते थे कि यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैले, और वहीं उदारवादी चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है दैट मस्ट बी कन्फाइंड टू द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ बंगाल ओनली। और ये भी आप लोग एग्जाम में चाहें तो अभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि ये डिवीजन का कारण क्या था। तो डिवीजन का कारण हम आपको बताएं कि उदारवादी थे, वो चाहते थे बंगाल तक ही आंदोलन सीमित रहे। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन के बाद ही क्या होता है, उदारवादी और आपको जो उग्रवादी थे, उग्रपंथी थे, उन लोगों के बीच झगड़ा होता है। आप लोग खुद सोच करके देखिए कि किसी भी एक घर में ना अगर दो धड़ों के बीच झगड़ा हो रहा होता है तो फिर क्या किया जाता है कि उस घर का जो सबसे योग्य व्यक्ति होता है, सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है, उसकी बात मानी जाती है, उसको ही लीडर बना दिया जाता है। सेम थिंग वाज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। दोनों में से कोई पक्ष जब पीछे हटने को तैयार नहीं होता है तो इस चीज पर समझौता होता है कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं, दादा भाई नौरोजी साहब, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनको हम लोगों को फिर क्या करना चाहिए, अध्यक्ष बना देना चाहिए। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में सच आपको अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी साहब थे। ठीक है। INA किसके दिमाग की उपज थी? राइट, INA ही क्या होता है, आजाद हिंद फौज बनता है। प्रारंभ में इसकी लीडरशिप रास बिहारी बोस साहब के पास थी, जो कि चांदनी चौक कॉन्स्पिरेसी में अंग्रेजों के लिए क्या थे, वो वांटेड थे। देश उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन आप खुद सोचिए कि 1910 के दशक में अगर कोई एक केस हुआ है चांदनी चौक कॉन्स्पिरेसी या दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, तो वो व्यक्ति 1940 के दशक में वृद्ध हो चुका होगा, अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता होगा। इसीलिए इस आजाद हिंद फौज की लीडरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको, तो सुभाष चंद्र बोस साहब को। और ये INA जो था ये एक्चुअली में इनिशिएटिव था मोहन सिंह साहब का, जो पंजाब रेजिमेंट से संबंधित थे। और वहीं जापान की जो रॉयल आर्मी थी उसके एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे मेजर इवाइची फूजीवाड़ा या फूजीवाड़ा, उन दोनों के ये दिमाग की उपज थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 और 4। इसको आप एक बार 1 की जगह पर 2 नोट डाउन करेंगे और फिर राइट आंसर आपका डी हो रहा होगा। ठीक है, एक छोटा सा यहां पे मिस्टेक है, इसको एक बार पॉइंट आउट कर लेंगे। 2 और 4। बंगाल विभाजन के दौरान राखी बंधन उत्सव की शुरुआत किन्होंने की? राइट, तो 16 अक्टूबर 1905 की ये सारी कहानी है बंगाल विभाजन की। और इस चीज को किया ही क्या था, हिंदू और मुसलमानों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने ये सजेस्ट किया ना कि अगर दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे को राखी वाखी बांध दे, और रक्षा बंधन का त्योहार मनाया ही इसलिए जाता है कि बहनें एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई उनकी रक्षा करेंगे। तो अगर एक मुस्लिम अगर एक हिंदू को राखी बांध रहा है और एक हिंदू अगर एक किसी मुस्लिम को राखी बांध रहा है, तो दैट मीन्स दोनों पक्षों के तरफ से एक दूसरे की रक्षा करने का, प्रोटेक्ट करने का वचन लिया जा रहा है। और ये आइडिया सारा का सारा था माननीय रविंद्रनाथ टैगोर साहब का। 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया? तो ये अखिल भारतीय होम रूल था। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं होम रूल मतलब क्या हुआ, स्वराज हुआ। यहां पर नाम आपको क्या दिख रहा है, स्वराज दिख रहा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय होम रूल ने इंडियन से ज्यादा कनेक्टिविटी लाने के लिए एक इंडियन नाम स्वराज सभा अपना नाम रख लिया। गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, कि अपनी बात बोलनी है, आग्रह करना है, लेकिन सत्य पूर्वक करना है। ये अहिंसा के साथ एक ही सिक्के के दो पहलू, अहिंसा और सत्याग्रह, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। सत्याग्रही को अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आपको जो भी फैक्ट लग रहा है कि आप सही हैं, उस चीज को लेकर के आपको दृढ़ता पूर्वक डटे रहना चाहिए। अगर आपको लगता है आप सच्चे हैं तो आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दुश्मन चाहे कितना भी पावरफुल हो, उससे सत्यपूर्वक आग्रह करते रहना चाहिए।
गांधी जी बोलते हैं ना विवाद समाधान के लिए कि हर व्यक्ति के स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ सत्य होता है। मसलन दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा भी हो रहा है ना, तो दोनों का अपना अपना एक वर्जन होगा कि वो मेरे पे ये कूड़ा डाल दिया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। गांधी बोलते नहीं, दोनों की बातों में कुछ ना कुछ सच होता है। अगर आप उस सच को आइडेंटिफाई कर लेंगे और दोनों पक्ष एक दूसरे के सत्य को पहचानने लगेंगे तो लड़ाई झगड़ा वगैरह खत्म हो जाएगा। उसके अगले में देखिए, सत्याग्रही को अपने शत्रुओं के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है, राइट। फिजिकल हार्म करने के बाद गांधी जी नहीं बोलते हैं कि आपका शत्रु है ना तो उसके मन में आपको दया भाव उत्पन्न करना है, ना कि उसको मारना पीटना है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो फिर गलत स्टेटमेंट क्या हो गया? सत्याग्रही का उद्देश्य होना चाहिए दुश्मन को हराना। ठीक है, द एम ऑफ द सत्याग्रह इज टू डिफीट द एनिमी। ठीक है, ये फिर इसका आंसर ए है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी है। वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को आप उसकी मौलिक आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित कर रहे हैं तो इससे बुरा हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती है। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि व्यक्ति को अपनी मौलिक आवश्यकताओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। और एक स्टेटमेंट उनका एनवायरमेंटल एथिक्स में बहुत पॉपुलर है कि पृथ्वी सभी की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है बट लालच की एज सच नहीं कर सकती है। राइट आंसर फिर इसका हो जाएगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किस सत्र में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया? 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें दक्षिण अफ्रीका के एक उस समय के थोड़े पॉपुलर वकील ने पार्टिसिपेट किया था और ये वकील और कोई नहीं थे, ही वॉज नॉन अदर देन महात्मा गांधी। दैट मीन्स कि बनारस सत्र के पहले भी ये पार्टिसिपेट कर चुके थे एंड राइट आंसर वुड बी योर ए। चंपारण में तीन कठिया व्यवस्था का क्या मतलब था? वहां पर जो गोरे लोग थे, नीलहे साहेब लोग थे, वो इसी शर्त पर जो रैयत थी उसको फ्रीली मूव करने देते थे, उनको खेती बाड़ी करने देते थे कि अगर आपकी 20 यूनिट जमीन है तो उस जमीन में से तीसरे हिस्से पर 3/20 पार्ट पर आप नील की खेती करेंगे। नील का पौधा क्या होता था, उसके कारण उस इलाके में अकाल पड़ते थे बिकॉज नील को आप खा नहीं सकते हैं। दूसरा, नील के पौधे के कारण जमीन की उर्वरकता शक्ति नष्ट होती थी, उसके पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थी जिसको वापस जब आप निकालते थे तो वो उपजाऊ मिट्टी को भी साथ में लेकर के आ जाता था। तो ये जो तीन कठिया व्यवस्था थी ये 3/20 हिस्से पर आपको मैंडेटरी था दैट यू हैव टू कल्टीवेट नील। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? बुलाने वाले व्यक्ति कौन थे? राजकुमार शुक्ल। वहां पे उनको हेल्प आउट करते हैं जेबी कृपलानी साहब और राजेंद्र प्रसाद जैसे उनको सहयोगी मिलते हैं। दैट मीन्स कौन सा व्यक्ति नहीं उससे संबंधित था? तो राम मनोहर लोहिया जो भारत के संभवतः सबसे प्रसिद्ध समाजवादी थे और राजनीतिक पटल पर ये 1917 में कहीं थे भी नहीं, तो दैट मीन्स 1917 के मूवमेंट में ये कोई इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, कौन सा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? बीपीएससी का पूछा हुआ हर बार का क्वेश्चन है। मुरली भरा हुआ एक गांव है चंपारण में, वहीं के राजकुमार शुक्ल थे, वो गांधी से मिलते हैं। गांधी चूंकि साउथ अफ्रीका में बहुत पॉपुलर थे, उन्होंने अंग्रेजों को बहुत सारे मूवमेंट में डिफीट किया था। मिलते हैं राजकुमार शुक्ल और आग्रह करते हैं कि सर एक बार आकर के हमारे यहाँ भी देखिए कि हमारे यहाँ क्या दुर्दशा किसानों की हो रखी है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? बिरसा मुंडा साहब तो झारखंड के फोर फादर माने जाते हैं। अवध के गांधी माने जाते हैं बाबा रामचंद्र। ठीक है, ठीक है, जो गिरमिटिया आपको मजदूर थे। राम सिंह तो कूका आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। नील आंदोलन से जुड़े हुए महात्मा गांधी हैं। राइट आंसर वुड बी ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग में लाया? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में ये पहली बार आपको भूख हड़ताल पर बैठते हैं और तब जाकर के उनकी मांगे जो मिल मालिक थे वो मानते हैं। स्वदेशी की भावना के साथ साथ भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
In 1889, the scheme of national education was formulated by सतीश चंद्र मुखर्जी। संभवतः आप लोगों ने पढ़ रखा हो कि सतीश चंद्र मुखर्जी को जाना जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना तैयार करने के लिए। अगला फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन के बाद चूंकि एक्सपेक्ट किया गया कि छात्र अब अंग्रेजों के द्वारा संपोषित कॉलेजेस में नहीं पढ़ेंगे, तो बंगाल नेशनल कॉलेज को स्टैब्लिश किया जाता है बंगाल विभाजन के अगले साल ही 1906 में। और इसके जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो अरबिंदो घोष साहब बनाए जाते हैं। और अरबिंदो घोष ऐसे व्यक्ति थे जिनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के लिए अंग्रेज क्या करते हैं कि उनको सजा देते हैं। आगे जाकर के ये उर्विल में अपने एक आश्रम को स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है। टैगोर प्रीज द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति of which the social and economic regeneration of the villages was at its prime focus। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। However, मुस्लिम पीजेंट्स का एक मूवमेंट हुआ था बारिशाल में 1906 की एक घटना है। और 1906 की इस घटना में मुस्लिम जो किसान थे वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाउएवर वहां पर अंग्रेज आकर के लाठी चार्ज करते हैं। इसीलिए अगर एग्जाम में आपसे पूछे ना, ये बारिशाल जगह आपको बंगाल में है, कि बंगाल का जलियांवाला बाग किसको कहते हैं। हालांकि यहाँ जलियांवाला बाग की तरह उतनी बड़ी संख्या में लोगों की हत्या नहीं की गई थी, लेकिन नृशंस लाठीचार्ज हुआ था जिसमें बहुत सारे मुस्लिम किसानों के सर फूटे थे। तो ईयर कौन सा था? 1906 था। हाउएवर इसको लीड करने वाले व्यक्ति लियाकत हुसैन नहीं थे बल्कि अब्दुल रसूल थे। और उन्हीं की अध्यक्षता में बारिशाल में एक मूवमेंट वगैरह एक आंदोलन चल रहा था जिसमें किसानों के ऊपर लाठी चलाई गई थी। तो पूछा है कि कौन करेक्ट नहीं है, तो बारिशाल में मुस्लिम किसानों का आंदोलन तो था, लेकिन आपको लीड करने वाले व्यक्ति का नाम अब्दुल रसूल था। राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवादियों के प्रभाव में कब आया है? तो वही बंगाल विभाजन के बाद 1906, चूंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। 1906 ऑनवर्ड्स क्या होता है कि उग्रवादियों के प्रभाव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है। पहले तो आपको तिलक साहेब हो गए, या आपको बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय जैसे एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि कांग्रेस के अंतर्गत रह करके ही अलग अलग आंदोलन चलाने की बात करते थे। हाउएवर आगे चल करके और एक्सट्रीम मेजर्स लेने को भारतीय मजबूर हो जाते हैं। तो फिर राइट आंसर इसका ए होगा। उसके अगले में देखिए, 4 आपको इवेंट्स दिए गए हैं और इनको आपको मैच करना है। चिटगोंग आर्मरी रेड से संबंधित कल्पना दत्त थी। इसके जो प्राइम आर्किटेक्ट थे वो मास्टर सूर्यसेन थे। ठीक है, उनको फांसी भी दी गई है अंग्रेजों के द्वारा। और ये एक मूवमेंट ऐसा था जिसमें क्रांतिकारियों को बचाने में मुस्लिम वर्ग ने बहुत अच्छा एप्रिसिएटिंग रोल प्ले किया है। एग्जाम में पूछे कि किन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए मुस्लिम समाज आगे आता है, तो वो इसी चिटगोंग आर्मरी रेड से संबंधित इससे जुड़ी हुई कल्पना दत्त थी। ठीक है, उसके अतिरिक्त अगर आप आ जाएं तो अभिनव भारत जो संस्था है, सबको पता होगा कि विनायक दामोदर सावरकर साहब ने अपने भाई के साथ खड़ा किया था। तो आंसर में आपको 1 और 3 ढूंढना है। उसके अतिरिक्त अनुशीलन समिति से जुड़े हुए अरविंदो घोष साहब थे, जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में इनको सजा भी होती है। 4 तो फिर कूका मूवमेंट से अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात किया था, राम सिंह कूका। राइट आंसर फिर आपको क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1916 का लखनऊ अधिवेशन 2 कारणों के कारण जाना जाता है। एक तो उदारवादियों और अतिवादियों के मिलन के लिए, और दूसरे मुस्लिम लीग के साथ समझौते के लिए। और इस समय कौन से व्यक्ति आपको थे कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस को लीड कर रहे थे? तो एसी मजूमदार साहेब थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इनका पूरा नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सर्वसम्मति का वर्तमान काल है? अब कब ये लोग साथ में रहे हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या बात किया। 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसमें मुस्लिम लीग के साथ समझौता। तो कुछ नहीं करना, आपको आंसर में ढूंढना है 1916 वर्ड और
कब तक? 1922 तक। 6 सालों तक ये समझौता चला था। साथ में काम करने को लोग तैयार भी होते हैं मुस्लिम लीग वाले, बट धीरे धीरे वो एक्सट्रीम रुख अख्तियार कर लेते हैं, खास तौर से तब जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है 1919 का। उसके अगले में देखिए, निम्नलिखित में से किस समझौते के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग राजनीतिक सुधारों की एक संयुक्त योजना बनाने के लिए एक साथ आए? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया, लखनऊ समझौता 1916। रॉलेट एक्ट किस चीज के लिए पारित किया गया था? तो ये 1919 का एक्ट था, इसको जानेंगे। इस एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो न कोई अपील, न कोई दलील, ना कोई वकील। आपको अगर इस एक्ट के तहत अगर हम चार्ज कर दिए तो आपको अंदर जाना होगा, इसके लिए कोई आपकी दलील की सुनवाई नहीं होगी, आप अपील नहीं कर सकते हैं, और अपील करने के लिए आप कोई भी लॉयर भी हायर नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश के लिए इसको लाया गया था। राइट आंसर फिर आपका बी हो जाएगा। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय धारणाओं में से एक यह था कि गांधी जी के कारण हम लोगों को जीत मिलेगा ही मिलेगा। ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ दिया हुआ फैक्ट है। बिहारियों को लगता था ना कि गांधी जी हमारे साथ हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित है। वाई सो? बिकॉज बिहार यूपी के लोग धर्म परायण होते हैं, और एक इस तरीके की अफवाह कह लीजिए या इस तरीके का एक मिथ क्रिएट हो गया कि गांधी जी अपने आप में धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई ही थी, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ ही था, 1909 का मार्लोमेंटो रिफॉर्म था ही था, 1919 में फिर क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और असहयोग आंदोलन 1930 न होकर के 1920 से लेकर के 22 तक था। ठीक है, तो राइट आंसर फिर डी होगा। उसके अगले में देखिए, महात्मा गांधी ने क्या 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? बिल्कुल कर दिया। स्थगन का कारण क्या था? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। ठीक है, तो ये भी अपने आप में सही स्टेटमेंट है, लेकिन क्या स्थगन, कथन और कारण के बीच क्योंकि का संबंध है क्या? महात्मा गांधी ने क्या असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि आपको मोतीलाल नेहरू और सीआर दास स्थगन का विरोध कर रहे थे? नहीं, चौरी चौरा की घटना के कारण ऐसा किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सच होने के बावजूद भी एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य तो हैं, लेकिन आर ए का कोई स्पष्ट सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा वो एक्ट था जिसने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की भारी शक्तियां प्रदान की? 1919 का रॉलेट एक्ट, अभी हम लोगों ने बात किया था, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई आपको अपील। ठीक है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार किस दिन किया गया था? तो 13 अप्रैल 1919 में। जनरल डायर की कहानी है। वैसाखी के दिन लोग जुटे थे अमृतसर के इस पार्क में, और वहीं पर आपको हजारों की संख्या में लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। बिना किसी वार्निंग के क्या किया गया था? गोलियां चलाई गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, क्योंकि ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए 1913 में। तो अंग्रेजों के साथ इनके रिलेशन वैसे तो बड़े अच्छे थे, राइट, तभी नाइटहुड वगैरह की इनको उपाधि दी गई थी, जो कि एम्पायर के तरफ से दी गई सबसे प्रसिद्ध आपको उपाधियों में से एक है। हाउएवर, जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद ये अपनी उस उपाधि को वापस कर देते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने नाइटहुड का त्याग कर दिया, सही बात है, कर दिया। वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं, उनके मन में इतना क्षोभ उत्पन्न हुआ, इतनी आत्मग्लानि हुई, इतना उनको दुख हुआ कि ये अंग्रेज लोग जो हमको इतनी बड़ी उपाधि दे रखे हैं, भारतीय मानस के पटल पर यह अच्छा मैसेज नहीं देगा, कि ऐसा लगेगा जैसे हम अंग्रेजों के तरफ से हैं। इतनी बड़ी नृशंस हत्या के विरोध में वो नाइटहुड की उपाधि वापस करते हैं। इसका मतलब ए तो सत्य है, लेकिन आर असत्य है। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन, चूंकि ऑटोमन एम्पायर उस समय रूल करता था, कहां पर? तो तुर्की में।
ऑटोमन साम्राज्य कहां पर? तुर्की में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, 1914 से 1918 के बाद एक सेरवे की संधि के द्वारा बहुत सारी अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी आपको ऑटोमन एम्पायर के जो भी रूलर्स थे उनके ऊपर। इसी चीज से पूरे के पूरे मुस्लिम जगत में आपको एक गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ, बिकॉज ये शब्द आया है खलीफा से, जो मुस्लिम जगत का धार्मिक लीडर होता है या वही पॉलिटिकल लीडर भी होता है, उसको खलीफा बोलते हैं। तो खिलाफत आंदोलन को लेकर के गांधी जी को लगा ना कि ऐसा सुयोग्य मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कभी नहीं आएगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। तो इसके कारण क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम मतभेद कम हो गए और दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है। असहयोग कार्यक्रम कहां पर अपनाया गया था? तो ये आपको नागपुर अधिवेशन से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको एक बार देखेंगे। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? गांधी जी ने चूंकि ये भी बोला था कि 1 साल के अंदर अंदर स्वराज मिल जाएगा हम लोगों को, इसी चीज से प्रभावित होकर के 2 लोग अपनी रनिंग प्रैक्टिस से गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, अपना लीगल प्रैक्टिस को गिव अप करने वाले एक चितरंजन दास साहब, दूसरे मोतीलाल नेहरू साहब। चूंकि इसमें से नाम केवल चितरंजन दास साहब का दिया हुआ है तो राइट आंसर वुड बी डी। हाउएवर आप लोग इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर चितरंजन दास साहब की जगह मोतीलाल नेहरू साहब का नाम दे रखा है तो उसको भी आपको सही ऑप्ट करना है। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा वैसा व्यक्ति था जिसके एग्जाम में केवल 20 दिन रहे हुए थे फिर भी उन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था? तो दैट वेरी पर्सन वाज जेपी नारायण, जयप्रकाश बाबू की एक कहानी है। गांव कौन सा था इनका? तो सारण जिले का, आपको सिताब दियारा से संबंधित थे। और असहयोग आंदोलन के टाइम ये छात्र ही थे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, टू हेल्प विद द एग्जाम्स बोल करके एग्जाम से 20 दिन पहले ही इन्होंने आपको कॉलेज वॉलेज छोड़ दिया था। तो ये डिस्कशन था टोटल 150 क्वेश्चंस का। इन डिस्कशंस को अगर आप ठीक तरीके से सुनेंगे और आपके रेलिवेंट जो भी पॉइंट्स हैं अगर उनको अगर आप नोट डाउन कर लेंगे, चीजें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। लगभग 400-500 अच्छे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे अभी यही बताते बताते हम आपको बताएं कि जो जयप्रकाश बाबू थे ना वो सारण से संबंधित थे, उनके गांव का क्या नाम था? सिताब दियारा था। ठीक वैसे ही राजकुमार शुक्ल साहब के समय में हम आपको बोलें कि मुरली भरा हुआ एक गांव है चंपारण में, वहां से संबंधित थे। तो ऐसे ही सारे फैक्ट्स, इनमें से बहुत सारे फैक्ट तो आप लोग चूंकि प्रबुद्ध लोग हैं आपको पता भी होगा, जो फैक्ट नहीं आता होगा उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। जैसे चितरंजन दास साहब, पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें अगर चितरंजन दास की जगह मोतीलाल नेहरू साहब का नाम दिया हुआ है या दोनों का नाम दिया हुआ है तो सही है। और इसी तरीके से अपनी तैयारियों को आप और धार देते रहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो आपके फ्रेंड सर्किल में भी अगर कोई लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं तो उनके साथ इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, ऐसे ही कोई एमसीक्यू सेशन के साथ। धन्यवाद।